ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, प्यारा सा आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है कि जो COP 28 चल रहा है अभी दुबई में, यूएई में, ठीक है। तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना ट्रिपल करने की बात की गई है। इसके अलावा कोल को फेज आउट करने की बात की गई है। तो उसमें इंडिया ने इसको इंडोर्स नहीं किया, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। तो उसी पे ये आर्टिकल है। थोड़ा देख लेंगे इसको, क्योंकि ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोल फेज आउट इन COP 28 प्लेज, इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम इंडोर्सिंग इट। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस वाला आर्टिकल है। कोल फेज आउट एंड सजेशन टू एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन कोल प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम इंडोर्सिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट COP 28। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज COP 28 पे लिया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा, और 118 कंट्रीज ने इस प्लेज पे साइन किया है, मतलब कि कसम खाई है कि हम ऐसा करेंगे। बट इस प्लेज का एक पार्ट है। वो पार्ट क्या है कि कोल को फेज आउट करना है एंड कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कोल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कोल बेस्ड प्लांट में, या थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, और ये इंडिया के लिए डिसएग्रीमेंट है। जहां भी कोल का बात आएगा, इंडिया के लिए डिसएग्रीमेंट है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो उसमें देखिए कि कोल इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमारा जो भी डेवलपमेंटल नीड है, हमको बिजली चाहिए, तो बिजली चलाने के लिए हमको जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे कोयले से आग जला के वहाँ से भाप निकाल के टरबाइन से बिजली क्रिएट करना होगा, है ना। तो अगर हम बिजली हमें चाहिए सुचारू रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो कोल हमें जलाना पड़ेगा। हम अभी न्यूक्लियर फ्यूल्स पे इतना सफिशिएंट नहीं हुए, या बाकी जो फ्यूल होता है पावर प्लांट को चलाने के लिए, वो हमारे पास इतना सफिशिएंट है नहीं। और कोल बाकी डेवलप्ड कंट्री ने यूज़ कर लिया, अपने टाइम पे उन्होंने यूज़ किया, अपने टाइम पे अपना डेवलपमेंट कर लिया। बट जब अब इंडिया की बारी है या डेवलपिंग नेशंस की बारी है, तो फिर डेवलप्ड कंट्री जो है वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, इस पर एक वीडियो है, आप उसको देखें तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। प्लेज क्या है? तो प्लीज याद रखना है कि भाई ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको 2030 तक ट्रिपल करना है। ठीक है, ये प्लेज लिया गया है, और कोल को फेज आउट करना है। देखिए, इंडिया ने जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू पेरिस ट्रीटी, ठीक है, जैसे ये COP 28 हो रहा है, तो उसी तरह से COP हुआ था पेरिस में, उसको पेरिस ट्रीटी बोलते हैं। वहाँ पे इंडिया ने प्लेज लिया था, और उसको बाद में रिन्यू करते करते अभी इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम इंस्टॉल करेंगे 2030 तक। ठीक है, और इसमें 170 गीगावाट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा हम इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। कब? 2023 तक। ठीक है, तो अब हमारा 500 गीगावाट में 230 गीगावाट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। अब ये जो प्लेज अभी COP 28 में लिया गया है, वो लिया गया है भाई ट्रिपल करना है इसको। इंडिया हैज ऑलरेडी backed as part of the G20 grouping, ठीक है, but the pledge taken by more than 100 countries Saturday कोल फेज आउट एंड एंड टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वही बात अगेन रिपीट हो रहा है। इंडिया हैज रिपीटेडली मेड इट क्लियर, क्या क्लियर किया है कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ठीक है, तो हम बिना कोल के कैसे कर पाएंगे? कोल अभी यूज करेंगे, 2070 तक का टाइम इंडिया ने लिया है कि 2070 तक हम कोल यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके बाद भी कोल पे हमारा डिपेंडेंसी है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपरेटिव नॉट अलाउ फॉर अ सडन अबेंडनमेंट ऑफ कोल। हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना है, हमें अपना रोड, ट्रांसपोर्ट, रेल, MSME सबको डेवलप करना है। सबके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? तो कोल से आएगा, पेट्रोलियम से आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, न्यूक्लियर फ्यूल से आएगा। तो कोल भी इसका एक पार्ट है। हाउ वी कैन अबेंडन दिस रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो इट इज पॉल्यूटिंग, बट इंडिया जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसमें इंडिया का मात्र 3% रोल है ग्लोबल कार्बन बजट में, मतलब पॉल्यूट करने का, ग्लोबल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का, उसमें इंडिया का मात्र 3% है। और वो भी पर कैपिटा देखने पे इंडिया तो मतलब 8वें 7वें 8वें नंबर पे आएगा। ठीक है, और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉल्यूटर है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और डेवलप्ड नेशन पे ये जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ। हम अभी कोल और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का मिक्स, जो हमारा एनर्जी मिक्स है, दोनों मिक्स चलेगा। ठीक है, तो ये बात इंडिया का स्टैंड क्लियर है
क्यों इतनी बार बार इस बात को बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेंस में जब इन्वायरमेंट का सवाल आएगा तो उसमें लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसे लिखना है तो इंडिया ग्लोबल लेवल पे कैसे रिस्पॉन्सिबल नेशन है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को भी पुश कर रहा है, बट इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट भी है कि भाई हमें पॉवर्टी खत्म करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुश करना है। तो उसके लिए इंडिया जो है एक बैलेंस अप्रोच अपनाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ ये कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि 2070 तक चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाएगा कि ये प्लेज जो है वो सीओपी का पार्ट था? नहीं, सीओपी का पार्ट नहीं था। सीओपी में देखिए बाकी सारा कंट्री चला गया, ठीक है, उसमें से कुछ लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर लिए, ठीक है, अलग से एक सब ग्रुपिंग बन गया और वहां पर उन्होंने कुछ कसम वसम खा लिया, प्लेज ले लिया कि ठीक है ऐसा करेंगे। तो ये सीओपी का पार्ट नहीं, सीओपी के साइडलाइन में चूंकि वहां पर सब जमा हुए हैं तो वहां पर ये बात करें। अगर सीओपी डिस्कशन का पार्ट होता तब तो इंडिया को भी इसका पार्ट होना होता है ना, तो इसलिए ये सीओपी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या लीगली सैंक्शन किया जा सकता है इसको? अगर इसको कोई नहीं फॉलो करे तो क्या उस पर कुछ पनिशमेंट, कुछ रेगुलेशंस दिए जा सकते हैं? नहीं, लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक है, जो प्लेज लिया गया है उसमें कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। प्लेज का मतलब ही हुआ कि भाई कोई लीगल सैंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कहा जा रहा है कि फिजल आउट आफ्टर सम टाइम। ऐसा कसम खा लेते हैं, शुरू में मोटिवेशन रहता है कि भाई 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो मोटिवेशन कम हो जाता है, ये फिजल आउट हो जाता है। ठीक है, इंडिया हैज रेयरली बिन पार्ट ऑफ सच प्लेटफॉर्म। तो ये भी देखिए प्रीलिम्स में आपको लॉजिकल गेस लगाने के लिए ये कितना अच्छा लाइन है कि इंडिया हैज बिन रेयरली पार्ट ऑफ सच प्लेटफॉर्म। अब मान लीजिए सीओपी प्लेज का था, कोई और प्लेज रहेगा, उसमें पूछेगा तो क्या इंडिया उसका पार्ट है? तो अगर आपको नहीं याद है तो आप इस लाइन को कम से कम याद रखें कि इंडिया हैज रेयरली बिन पार्ट ऑफ सच प्लेटफॉर्म। इसका मतलब कि इस तरह का कोई भी प्लेज लिया जाता है तो इंडिया उसका पार्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। ठीक है, इट इज अनलाइकली टू एंडोर्स अ हेल्थ डिक्लेरेशन। एक हेल्थ डिक्लेरेशन भी आ रहा है सीओपी 28 में, जिसको कि इंडिया इज अनलाइकली टू, ये क्या हो गया यार, इंडिया इज अनलाइकली टू उसमें भी शामिल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये जो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से कि अगर ट्रिपल कर दिया जाता है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2030 तक, तो 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका इक्विवेलेंट, मतलब 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन जो है वो हम कम कर पाएंगे, कट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है फॉर मेंस। इसके बाद देखिए द हिंदू बोला था, इसमें क्या है कि वही कि क्या प्लेज लिया गया है, 118 कंट्री ने लिया है, ट्रिपल करना है, 2030 तक करना है। ठीक है, चाइना भी इसमें एब्सेंट है, द कंट्री दैट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, एनर्जी इफिशियंसी, ये सब इससे बढ़ेगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ट्रिपलिंग वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट, 11,000 गीगावाट। ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 4% इससे इंप्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत माइन्यूट डेटा है, हालांकि इसको याद रख सकते हैं, 4 की जगह 5 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ट्रिपल कर देंगे तो 5% एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। 2030 तक 1 बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ये हम अवॉइड कर पाएंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का? 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। ठीक है, और इंडिया ने लगभग 170 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर लिया है इस डायरेक्शन में। तो एक ये डेटा है जिसको यूज किया जा सकता है। फिर वही लीगल सैंक्शन वाला बात है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, एक जो डिस्प्यूट चलता है कि जैसे लार्ज डैम्स है तो उसको इंडिया जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में कंसीडर करता है, लेकिन ग्लोबली डिसएग्रीमेंट है कि लार्ज डैम को जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में नहीं कंसीडर करते हैं। तो जब हम अपना कैलकुलेट करते हैं कि 500 गीगावाट हमको अचीव करना है तो उसमें लार्ज डैम को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि ग्लोबली इस पर डिसएग्रीमेंट है 500 गीगावाट जो हमने टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, लीगल सैंक्शन नहीं है इस तरह के प्लेज को। यूएस ब्राजील हैव द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, तो यूएस और ब्राजील जो है उसने प्लेज को साइन किया है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया है। ठीक है, और चाइना, यूएस, ब्राज़ील, इंडिया, जब आपको रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन में आपको कंट्री का एग्जांपल देना है तो ये चारों कंट्री का नाम याद रखना है, चाइना का, इंडिया का, यूएसए का और ब्राज़ील का। ठीक है, बाकी यही है कि डिसहार्टनिंग है कि इंडिया ने साइन नहीं किया है ग्लोबल प्लेज टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल एनर्जी इफिशिएंसी बाय 2030, यानी एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ाएंगे 2030 तक। तो कैसे होगा? तो उसमें एक जो ये ग्लोबल प्लेज साइन किया जा रहा है तो उससे 4 से 5% इफिशियंसी बढ़ेगा। और हमने क्या टारगेट रखा है कि ट्रिपल तो करना है रिन्यूएबल एनर्जी को, एनर्जी इफिशियंसी को भी डबल करना है। ठीक है, तो
रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करना है, एनर्जी इफिशियंसी को 2 गुना करना है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है वो 1 बिलियन टन हम कट डाउन यानी कि अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, इंडिया रिलेटेड डेटा क्या है कि 500 गीगावाट है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से, कब तक? 2030 तक। इसमें हमने कितना अचीव कर लिया है? 170 गीगावाट। ठीक है, अगर ये ट्रिपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 11,000 गीगावाट वर्ल्ड लेवल पे इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, तो पेरिस ट्रीटी में जो हमने टारगेट रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक कर्व करना है टेम्परेचर राइज को, किससे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना है, यहीं तक कैप करना है। और ये कैपिंग करने के लिए इतना सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, और जब आप UNEP का इमिशन गैप रिपोर्ट देखेंगे तो इमिशन गैप रिपोर्ट में क्या बताया गया है 2022 और 23 वाले रिपोर्ट में कि जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी 2023 जो है वो वार्मेस्ट ईयर होने वाला है। लगभग 85 से 90 डे जो है ना वो ऑलरेडी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर दिखा चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन है, बट डेटा ये सब आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है बिकॉज ये आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल आपका है, ग्रो करेगा, फायदा आपको होगा। थैंक यू वेरी मच।